कषादिषु यथाधिन प्रयोग है। उपदंश तृतीयायाम, उपदंश तृतीयायाम में उपपूर्वक दंश धातु से तृतीयांत उपपद रहते नमुल प्रत्यय होता है। मूल को उपदंशम भूंगते और तृतीया प्रवृत्तिनी अन्य तरस्याम, उससे विकल्प से यहाँ पर विकल्प से समास होगा। तृतीया प्रवृत्ति जो उपपद है विकल्प से समास होगा। मूलक आदि उपदंशे कर्म भुजे करणम, मूलक आदि जो है उपदंश के तो कर्म हैं और भुज के एक ही साथ दो अलग अलग ढंग से हो रहा है। जैसे मूलकेन उपदंश के तो कर्म है, एक ही साथ इसको करण और कर्म दोनों होगा। मूल को उपदंशम, तृतीयांत उपपद, उपपूर्वक दंश धातु, णमुल, तो ये नमुल काम बचेगा, अव्यय संज्ञा हो जाएगी, सुपोधातु प्रत्यय। तृतीया प्रवृत्ति अन्यतर से हम समास हो गया। समास में सुपोधातु प्रातिपदिक हो। देखो मूलक को काटकर उसके साथ रोटी खाता है। हैं? मूली होती है ना, वैसे करते थे हम लोग तो बचपन में। दांत से मूली काटी और रोटी का टुकड़ा लिया मुंह में और खाते गए, तो मूल के उपदंशम भूंगते होगा। ये तो बताया ही, ये तो बताया कि मूलक आदि जो है वो उपदंश के कर्म है। ये तो लिखा है, देखो ना, मूलक आदि उपदंशे कर्म भुजे करणम, भुज धातु के कर्ण है। ये मूलक के साथ खाता है ना रोटी को, उसके साथ रोटी खाता है। तृतीयायाम का क्या है? तृतीया उपपद हो ना, तृतीयांत उपपद हो। उपदस्य, मूलकम उपदस्य, अर्थ ऐसा होगा मूलकेन, मूलकेन सह उपदस्य भुंगते। फिर प्रश्न उठेगा किम उपदस्य, तो कहेंगे मूलकम, सन्निहित है ना मूलकेन, मूलकेन उपदस्य भुंगते। मूलक के साथ, उपदस्य मानी काट कर, मूलक के साथ काट कर खाता है। मूलक के साथ खाता है काट कर। फिर वो पूछेंगे किसको काट कर, बोले मूलक को। वाक्य तो लिख करके बताऊं। मूलक के साथ खाता है, मूलकेन सह भुंगते, उपदस्य अलग से ले लिया। अब क्या अर्थ निकला? फिर बोलेंगे किम उपदस्य, ये प्रश्न उठाया। दंश का ये न लोप हो जाता है। दंश धातु में न लोप है ना, अनिर ताम लुदाय कंगति लोप हो जाता है। ये लीजिए मूलकम, यहाँ जो मूलकेन सा भूंगते, सा मूली के साथ कुछ और खाता है, रोटी। हाँ। और उपदस्य काट कर खाता है। तो प्रश्न उठाया मैंने किम उपदस्य, क्या काट कर खाता है? उपदस्य का अर्थ होता है काट कर। तो प्रश्न उठाया क्या काट कर, तो मूलकम, ये उत्तर दे दिया। सर्वस्मिन् एवत्र
नमुल प्रकरणे क्रिया भेदे सति वा स्वरूप विधिना कत्वापि भवति। इस पूरे प्रकरण में आगे जो आ रहा है ना, तो क्रिया भेद होने पर वा स्वरूप विधि से कत्वा भी हो जाता है। मूल के उपदस्य भुंगते, ऐसा हो जाएगा। क्रिया भेद ग्रहणन कत्वा प्रत्यय विषय में उपलक्ष्यते। क्रिया भेद दो क्रियाओं में होता है ना, पूर्वकालिक क्रिया से कत्वा। तो ये कह रहे हैं सर्वस्मिन् अत्र नमुल प्रकरण, इस पूरे नमुल प्रकरण में क्रिया भेद होने पर क्रिया भिन्न भिन्न होनी चाहिए, वास्तरूप विधि से कत्वा भी हो जाता है। क्रिया भेद होने पर वास्तरूप विधि से कत्वा भी हो जाता है। मूलकेन उपदस्य भुंगते। क्रिया भेद होने पर वास्तरूप विधि से कत्वा भी होगा। मूलकेन उपदस्य भुंगते। उपदस्य और भुंगते को क्रिया भेद बता रहे हैं। हाँ, उपदस्य एक क्रिया, भुंगते दूसरी क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया उपदस्य है, उत्तरकालिक क्रिया भुंगते है, तो कत्वा होकर के कत्वा को ल्यप हो गया है। हिंसार्थानाम च समान कर्म करणाम तृतीयायाम इत्येव। हिंसा कहते हैं प्राणी उपघात, प्राणियों का मारना। प्राणी उपघात हिंसार्थानाम धातुनाम अनुप्रयोग धातुना समान कर्म करणाम। जो अनुप्रयुक्त धातु हैं वे समान वो हों, समान। क्रियाणाम पौर्वापर्यम समान कर्तृकत्वम, क्रियाओं का पौर्वापर्य हो और समान कर्तृकत्व हो तब कत्वा प्रत्यय हुआ करता है। एक क्रिया पहले हो फिर दूसरी क्रिया हो, ऐसी स्थिति बनेगी ना, तब कत्वा प्रत्यय होगा। और ये दोनों चीज़ें अर्थात क्रियाओं का पौर्वापर्य और समान कर्तृकत्व क्रिया भेद होने पर ही संभव है। तो कत्वा प्रत्यय का विषय यहाँ उपलक्षित किया गया है। नहीं, क्रिया भेद तो इस तरह से है ना, ये काट कर खाना, इसमें पौर्वापर्य, इसमें क्रिया भेदे सती पर न्यास में लिखा है, देख लो, समझ लोगे आप। करण उपपद है ना, वो करण उपपद है और वो कर्म भी बन रहा है। फिर इसमें तो क्रिया भेद नहीं है। नहीं, पूरा शब्द की दृष्टि से देख रहे हैं। मूल को उपदंसम भुंगते, इस उदाहरण में क्रिया भेद तो है। मूल के उपदस्य भुंगते, यहाँ भी क्रिया भेद है। क्रिया भेद का मतलब दो क्रियाएं, काटना और भोजन क्रिया, ये दो क्रियाएं हो रही हैं। कत्वा प्रत्यय का विषय क्या होता है? जहाँ पर दो क्रियाएं हों तब होता है ना, और उनमें पौर्वापर्य हो। पहले उपदंस क्रिया है और फिर खाना है। वास्वरूप विधि कह रहे हैं ना, वास्वरूप विधि से क्रिया भेद होने पर उभयम क्रिया भेदे सति भवति कत्वा प्रत्यय विषय उपलक्ष्यते। क्रिया भेदे सति का अर्थ है कि कत्वा प्रत्यय का विषय यहाँ बन रहा है। न्यास में ये बात लिखी है जो मैंने बताई। क्रिया भेद ग्रहणन कत्वा प्रत्यय विषय में उपलक्ष्यति। यत्र क्रियाणां पौर्वापर्यं समान कर्तृकत्वं स कत्वा प्रत्यय विषय एतत् च उभयं क्रिया भेदे सति भवति इति कत्वा प्रत्यय विषय उपलक्ष्यते। जब समास नहीं करेंगे तभी गुरुजी। समास नहीं करेंगे तो मूल के उपदस्य भुंगते, समास करेंगे मूल को उपदंसम भुंगते। और ये भी है कि विकल्प से समास होता है। विकल्प से समास होता है तो तीसरा प्रयोग ये भी होगा, मूल के उपदंसम भुंगते। वास्वरूप विधि से कत्वा हो गया, तीन प्रयोग हो गए, तीन प्रयोग हो गए। एक तो मूल को उपदंसम भुंगते, और एक बार समास का विकल्प होगा तो मूल के उपदंसम भुंगते, और एक बार कत्वा का विकल्प होगा तो मूल के उपदस्य भुंगते। कत्वा में समास नहीं होगा, मूल के उपदस्य भुंगते। ठीक हो गया। हिंसार्थानाम से समान कर्म करना है। किससे करोगे? तृतीया प्रवृत्ति नश्याम अमयी वाव्येन की अनुवृत्ति आ रही है। तृतीया प्रवृत्ति जो उपपद हैं अमंतव्य के साथ समास को विकल्प से प्राप्त होते हैं।
और कत्वाचे, वो कत्वाचे का अर्थ है तृतीया प्रवृत्ति। उपपद में जब कत्वा आएगा ना तो उसका भी विकल्प से समास होता है। नहीं, पर यहाँ तो उससे कत्वा ला रहे हैं ना, समान करते गए पूर्व काले, समान करते गए पूर्व काले से कत्वा आ रहा है, तो इसलिए यहाँ समास नहीं हो रहा। भुज के प्रति मूलादि करण भाव है और उपदंशी के प्रति कर्म भाव है। भुज के साथ संबंध होने पर उपदंशी के साथ संबंध हटता नहीं है विरोधाभाव होने से, इसलिए उपपदत्व बन जाएगा। मूलकम उपदस्य भुंगते रोटी काम, ऐसे बोल दिया। मूलक को काटकर रोटी काम भुंगते ऐसे कह दिया। मूलकेन कहेंगे तब तो मूलकेन सह, मूलकम उपदस्य मूलकेन सह भुंगते रोटी काम। यदि ऐसा केवल तृतीयांत के साथ ही शाब्दिक अन्वय अभीष्ट होता है ना, तो जैसे करणे हना सूत्र बनाया है वहीं पर ये सूत्र बना देते, करणे हना। आर्थ संबंध के सामर्थ्य होने से ये शाब्द संबंध भी है और अर्थ संबंध भी है। यहाँ पर इसको देखिए एक बार पद्मंजरी को, मूल का आदि च, इसके बाद मूल का आदेर भुजिना शाब्दो अन्वया उपदंशिना तो कर्मापेक्षायाम सन्निधानात् योग्यत्वाच वस्तुतः संबंधोस्ते भुजिम प्रतिकरणत्वम अन्यथा नोपपद्यते। अर्धांगीकार में ततश्चयम् अर्थः मूलकेन भुंक्ते किं कृत्वा उपदस्य किम उपदिश तदेव मूलकम। यदि तु यत्र तृतीयांतेनैव शाब्दो अन्वयः तत्रैव अयं प्रत्ययो अभिमतः स्यात् करणे इत्येव ब्रूयात् यथा कर्णे न। तस्माद् आर्थेन संबंधेन सामर्थ्ये सति प्रत्यादिकम सर्वं भविष्यति। आर्थ संबंध को लेकर फिर जो सामर्थ्य बनेगा प्रत्यय आदि सब हो जाएगा। यहाँ तृतीयांत का मूलकेन जो तृतीयांत का है उसका संबंध उपदंशी के साथ नहीं है। नहीं मूलकेन अन्य उपदस्यते, मूलक के द्वारा कुछ अन्य नहीं काटा जा रहा बल्कि मूली को ही काटा जा रहा है। भुजन्या तो संबंध उपपद्यते, भुजी धातु के साथ मूलकेन तृतीयांत संबंधित हो रहा है, उसके प्रति वो करण बन रहा है। किंतु उपदंशिना सामर्थ्याभाव प्रत्यय न प्राप्त होती। अब यहाँ सामर्थ्य का अभाव होने से प्रत्यय नहीं पाएगा। उपपद संज्ञाचन से तद अभाव उपपद समासो भी न प्राप्त होती। वचन से तो दशनैरुपदस्य भुंगते इत्यादि अवकाश स्यात्, दांतों से काटकर खाता है। ये सूत्र उपदंश तृतीयायाम ऐसी जगह लग जाए कि दशनई, दशन होते हैं दांत, दशनई उपदस्य भुंगते। ये सारी बातें यहाँ पर देखिए मूल को उपदंशन भुगते पर पद्मंजरीकार ने दिए। ननु च नात्र तृतीयांत से उपदंशिना संबंधा, क्यों जी तृतीयांत का उपदंशी के साथ संबंध तो है नहीं। नहीं मूलकेन अन्य उपदश्यते, मूलक नहीं मूलकेन अन्य उपदिश्यते, किसी अन्य को थोड़ी काटा जा रहा है। मूलक मूलकेन अन्य उपदश्यते किंतरी तदेव उपदश्यते, उसी मूलक को ही काटा जा रहा है। भुजना तो संबंध उपपद्यते, मूलकेन का भुजी के साथ संबंध हो रहा है तो ये असमर्थ हो जाएगा। समास तो कर रहे हैं उपदंश के साथ और संबंध मूलकेन का बना रहे हैं भुंगते के साथ, है ना। मूलकेन उपदश से भुंगते, मूलकेन को भुंगते से जोड़ रहे हैं और समास करेंगे उपदंशम का, तो इसी को तो असामर्थ्य कहते हैं। समास करें किसी के साथ, संबंध हो किसी के साथ, हैं, यही असामर्थ्य है ना।
प्रत्यय भी नहीं पाएगा सामर्थ्य न होने से, उपपद संज्ञा भी नहीं पाएगी मूल केन की, उपपद समास भी नहीं पाएगा। कोई कहे कि ये सूत्र व्यर्थ हो जाएगा, तो कहेंगे सूत्र व्यर्थ नहीं होगा, तृतीयांत उपपद हो गया ना। दशनई उपदस्य भूंगते, दांतों से काट कर खाता है। दशनई ये तृतीयांत उपपद है, उपपूर्वक दंश धातु से काट कर अर्थ, और भूंगते हो गया दशनई उपदंश। नहीं, ये ओणादिक दंश धातु से क्युन प्रत्यय किया जाएगा, तब न लोप होगा। दशनई उपदस्य भूंगते, यहाँ पर वो कार्य करेगा। तब ये बात लिखी है कि मूलक आदि च उपदंसे कर्म भुजे करणम, मूलक आदि उपदंश के तो कर्म है और भुज धातु के कर्ण है। मूलक आदि का भुज धातु के साथ शाब्दन्वय है और उपदंश के साथ कर्मापेक्षायाम सन्निधानात् योग्यत्वाच्च, सन्निधान होने से, सन्निहित होने से, निकटवर्ती होने से, और तदयोग्यत्वाच्च, और उसकी योग्यता भी है। दो हैं, कर्मापेक्षायाम सन्निधानात् योग्यत्वाच्च, सन्निधान होने से तथा योग्य होने से। संबंधो अस्ति भुजिम प्रति करणत्व अन्यथा न उपपद्यते, भुज के प्रति करणत्व तो बनेगा नहीं। इसलिए ये अर्थ है मूल के नु भोंगते किम कृत्वा उपदस्य, किम उपदेश तदेव मूलकम। यदि तु यत्र तृतीयांते नैव शाब्दो अन्वया तत्रैव प्रत्ययो अभिमता स्यात्, तो करणे हना वहीं पर कह देते। नहीं, करणे साफ साफ है ना, कर्ण उपपद रहते, हन धातु से, पादेन उपघातम, वहाँ एक और दंश धातु का प्रयोग कर देते, करणे हना, और साथ में दंसा भी कह देते। सामर्थ्य कैसे बनेगा? समर्थ परिभाषा भी तो चाहिए ना। भुज के प्रति सामर्थ्य बन जाएगा, वो कर्ण भाव भी हो जाएगा। भुज के प्रति कर्ण भाव बन जाएगा इसका, और उपपद संज्ञा नहीं हो पाएगी और उपपद समास नहीं हो पाएगा। तब ये क्या करेंगे? जिसके प्रति जिसका सामर्थ्य है उसके प्रति उसकी उपपद संज्ञा होगी। भुजिम प्रति मूलकादेः सामर्थ्यम न उपदंशिम प्रति, तो इसको कैसे सेट करेंगे? यद्यपि भुजिम प्रति मूलकादे कर्ण भाव, भुजी के प्रति मूलकादि का कर्ण भाव है, फिर भी उपदंश के प्रति सामर्थ्य बन जाएगा क्योंकि वो उसका कर्म है। उपपूर्वक दंश धातु के साथ सामर्थ्य बन जाएगा क्योंकि वो उसका कर्म है। भुजिना से संबंधे सति उपदंशिता से संबंधो न निवर्तते, उपदंश के साथ जैसे अपने पास मूल केन है ना, तो इसका संबंध कर्म के रूप में उपदंश के साथ होगा ना, लेकिन कर्ण के रूप में भुंगते के साथ भी हो जाएगा। कोई विरोध तो है नहीं आपस में। हाँ, भुजिना से संबंधे सति उपदंशिना से संबंधो न निवर्तते, उपदंशी के साथ संबंध हटेगा नहीं कर्म के रूप में, क्योंकि कोई विरोध नहीं है। उपपदत्व बन जाएगा और उपपद समास भी हो जाएगा। तो हिंसार्थक धातुओं को समान कर्म वाली तृतीयांत उपपद हो, नमूल प्रत्यय होता, दंडोपघातम गा कालयति, कालयति मानी हाँकता है। दंडेन उपघातम, दंडोपघातम, दंडताड़म, दंडेन ताड़म, दो दो रूप बनेंगे क्योंकि तृतीया प्रवृत्ति अन्यतरस्याम विकल्प से समास होगा। दंडेन उपघातम और दंडोपघातम समास हो गया तो दंडोपघातम, नहीं तो दंडेन उपघातम। दंडोपघातम गाह कालयति, गायों को हाँकता है। समान कर्मकाणाम इति किम, चोरम दंडेन उपहत्य गोपाल को गाह कालयति।
गुरु जी दंडेन उपघातम में करणे है ना, शुद्ध से नहीं होगा। करणे है ना शुद्ध से, वो बताया था ना वहीं पर, ये बात तो लिखी थी वहाँ पर, लिखा है ना करणे हना के बारे में कि ये सूत्र भी पाए और वो सूत्र भी पाए तो पूर्व विप्रसेद से वही होता है। एक तो ये बात लिखी है, ये लिखा है ना हिंसार्थनम कर्मकरणम नमूलम वक्ष्यति अहिंसार्थोयम आरंभ नित्य समासार्थो यथा विध्यनुप्रयोगार्थ इतने प्रयोजन है। पादघातम भूमि अंति, उसमें हिंसा नहीं है। पूर्व विप्रसेद से कहीं हिंसा हा भी जाए तो फिर करने हने ही लगेगा। असी घातम अंति, उसमें यथा विधि अनुप्रयोग तो बराबर रहेगा। हिंसार्था नाम से समान कर्म का नाम जो सूत्र है वहाँ यथा विधि अनुप्रयोग नहीं रहेगा, पर यहाँ तो रहेगा। असी घातम हंति, शर घातम हंति, वहाँ नहीं रहेगा। जैसे दंडोपघातम गाह कालयति, दंड से ताड़ना करके गायों को हाँकता है। दंडेनोपघातम दंड ताड़म दंडेन ताड़म, समान कर्म करणामिति किम चोरम दंडेन उपहत्य गोपाल को गाह कालयति। कल विक्षेपे कालयति जो रूप है उससे हो जाता था। ये सूत्र के अलग अलग है ना, यथाविधि अनुप्रयोग में होता है वो, यहाँ यथाविधि अनुप्रयोग कहाँ है? उपपूर्वक हन धातु से तो नमुल हुआ, कालयति का अनुप्रयोग हो रहा है। तड़ आघाते दंड ताड़म, और समान कर्म करणामिति के में एक ही कर्म होना चाहिए। जैसे दंडोपघातम गाह कालयति, दंडे से उपहनन करना, उपघात करना और हाँकना। दंड जिसके ऊपर मारा जा रहा है वो भी कर्म, वो भी वही कर्म है जो कि कालयति का कर्म है। दंडोपघातम गा कालयति, दंड से मारना और कालयति हाँकना, दोनों का गाह कर्म है। चोरम दंडेन उपहत्य गोपाल को गा कालयति, देखिए समान कर्म नहीं है ना। दंडेन उपहत्य का तो चोर कर्म है और कालयति का गाह कर्म है, समान कर्म नहीं रहे। उपहत्य में वाल्यपी से अनुनासिक लोप हो गया, ह्रस्व को तुक आगम हो गया। हन धातु से कत्वा प्रत्यय, कत्वा को ल्यप और अनुनासिक लोप हो गया। चोरम दंडेन उपहत्य, दंड से ताड़ना करके गोपालक गायों को ले जाता है। सप्तम्याम चौपिड़ रुद्रकर्ष, उपशब्द प्रत्येकम अभिसंबध्यते, उप जो है प्रत्येक के साथ जुड़ रहा है। उपपूर्वक पीड़, रुद्ध और कर्ष इन धातुओं से सप्तम्यंत उपपद हो और चकार से तृतीयांत उपपद हो तो णमुल प्रत्यय हो जाता है। पार्श्वोपपीड़म शेते, पार्श्वयोपपीड़म शेते, तृतीयांत उपपद बता रहे हैं ना। तो दंडेन उपघातम, दंड से ताड़ना करके गाह कालयति, गायों को। तो यहाँ पर कालयति हाँकना जो क्रिया है उसका भी कर्म गाह है, और दंडेन उपघातम इसका भी गाह कर्म है। दोनों का एक ही कर्म है, हिंसार्थक धातु का प्रयोग है। दंडेन उपघातम गाह और गाह कालयति, दंड से ताड़ना करके गायों को। तो ताड़ना तो गायों की जा रही है, किसी आदमी की नहीं कर रहे हैं ना। दंड से गायों की ताड़ना करके और उन्हीं गायों को हाँक रहा है। हाँ जी, तो पार्श्वोपीड़म, पार्श्वोपीड़म शेते, पार्श्वोपीड़म, पार्श्वाभ्याम उपीड़म, तीन विभक्तियाँ हो गई। सप्तम्यंत करण और एक समास का रूप हो गया। पार्श्वोपपीड़म ये समास का रूप है, और दो रूप जो है तृतीयांत और सप्तम्यंत के होंगे। व्रजोपरोधम गा स्थापयति, व्रजे उपरोधम व्रजेन उपरोधम,
तृतीयांत व्रजेनुप्रोदम, सप्तमिंत व्रजेनुप्रोदम, समास पक्ष में व्रजोप्रोदम। बाड़े में रोक कर गायों को स्थापित कर रहा है, बाड़े में रोककर गायों को स्थापित कर रहा है। व्रजे उपरोधम व्रजेन उपरोधम। पाण्युपकर्षम धाना संगृह्णाति, पाणो उपकर्षम पाणिना उपकर्षम। कर्षतेरिदम ग्रहणम न कृषते। कृष धातु है तो दादिगण में, कर्षति है भ्वादिगण में, तो ये कर्ष रूप निर्देश किया ना विकर्ण सहित। इस विकर्ण से पता लग रहा है कि भ्वादिगण की है, नहीं तो कृषय बनता। पाण्युपकर्षम धाना संगृह्णाति, इसका अर्थ होगा हाथ से खींचकर धान जो है उनका संग्रह कर रहा है। व्रजेनोपरोधम का अर्थ है बाड़े में रोककर गायों को स्थापित कर रहा है। यहाँ समान कर्म कहने से दो क्रियाएं दिख रही हैं। व्रजोपरोधम गाय स्थापयति, व्रजेउपरोधम गाय स्थापयति, व्रजेनुपरोधम गाय स्थापयति।